अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके तीन आउटकम्स हैं आज के लेक्चर के। तो पहला जो आउटकम है आज के लेक्चर का वो है कि द स्टूडेंट कैन डिफाइन अटेनुएशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एक्सपल्जन टाइप सर्ज अरेस्टर्स, ये दूसरा है ये। और फिर थर्ड है एमओवी सर्ज अरेस्टर्स। तो तीन आउटकम्स हैं आज के लेक्चर के। छोटा सा लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं अटेनुएशन से। अटेनुएशन के मानी क्या होते हैं? अटेनुएशन के मानी होते हैं कोई चीज़, किसी चीज़ का कम हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना, इसको अटेनुएशन कहते हैं। ठीक है ना, अटेनुएशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। तो जब कोई लेट्स से ट्रैवलिंग वेव होती है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ट्रैवलिंग वेव को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है ना, ये एक ट्रैवलिंग वेव है और इसको मैं दिखाऊं कि ये एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस। ठीक है, और थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ये टाइम एक्सिस है, ये ट्रैवलिंग वेव जो है ये ट्रैवल करती है ये इस तरह से। तो ये अगर ये सेंडिंग एंड है ये वाला, और ये दूसरा एंड है, लेट्स से रिसीविंग एंड है, तो ये इस तरफ ट्रैवल करेगी। अच्छा, अभी हमने जो अब तक जो पढ़ा है इसमें हमने पढ़ा है कि ट्रैवलिंग वेव्स जो हैं ये जब यहाँ पहुँचती हैं रिसीविंग एंड पे, तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये जो टाइम एक्सेस से बनाया ना मैंने, टाइम एक्सेस को छोड़ें। अब यहाँ पे देखें कि ये फिज़िकल एक्सिस पे, यानी कि ये यहाँ पे, इसको भी मैं ठीक कर दूँ। टाइम एक्सेस पे तो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड नहीं आएंगे ना, यहाँ पे ये टाइम आ जाएगा ये। तो अब जो है ये लेट्स से हमारे पास ये वेव है और ये सेंडिंग एंड है, और ये रिसीविंग एंड है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये पहुँची यहाँ रिसीविंग एंड पे। तो अब रिसीविंग एंड पे पहुँचने के बाद जैसे हमने अब तक पढ़ा है कि अगर टी जंक्शन मिलता है तो ये यूँ चली जाएगी आगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर टी जंक्शन नहीं है बल्कि कोई और चीज़ है, कोई केबल है, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी इस केबल की वजह से। लेट्स से इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ये यहाँ से आगे बढ़ी है, ये केबल है, ये इसकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है ये। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव जो है कुछ इस पॉइंट से ये कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी ट्रांसमिट हो जाएगी आगे, और कुछ जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेट्स से ये जो आगे ट्रांसमिट हुई है वो ये है, और लेट्स से जो रिफ्लेक्ट हुई है वो ये है। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट का मैंने जो है ये इस तरह से बनाया है, उसको अपोजिट शो किया। ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। बहरहाल, तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये हमने जो शो ये किया है कि ये इस पॉइंट से, बल्कि मैं ट्रैवलिंग वेव का जो कलर है वो चेंज कर दूँ, क्योंकि ब्लू कलर तो मैंने यूज़ किया है केबल के लिए ना। तो जो ट्रांसमिट हुई है उसको मैं शो करता हूँ ग्रीन से। तो ये ट्रांसमिट हो गई आगे, और ये और इसको मैं रिफ्लेक्ट शो करता हूँ किसी और कलर से, और ये जो है ये रिफ्लेक्ट हुई है ये। ठीक है ना, ये इस तरह से। तो होता क्या है, ये बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग वेव जो है ये जो है ये जब पहुँचेगी यहाँ पे, ये वाली जो वेव है तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी ये इस पॉइंट से, सेंडिंग एंड से ये, और फिर ये रिफ्लेक्ट। अच्छा, मैं कलर चेंज कर दूँ उसका भी,
ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद फिर ये दोबारा यहाँ सेंडिंग एंड से रिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। तो ये चीज़ जो है ना ये चलती रहेगी, क्योंकि कहीं पे लॉस नहीं हो रहा है ना, देयर इज़ नो लॉस, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो अब तक वो लॉसलेस लाइंस पे ट्रांसमिशन पढ़ी है। तो होता ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। ट्रैवलिंग वेव जो ट्रैवल करती है जिन लाइंस पे, उसमें रेजिस्टेंस होती है उसमें, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग वेव जो है वो अटेनुएशन होती है। यानी कि होगा ये कि अब जैसे ये वेव है, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है, ये वेव जब आगे बढ़ेगी इधर इस जगह से, लेट से आगे बढ़ रही है ये, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसका ये साइज़ छोटा होता रहेगा, ठीक है ना। यानी ये वेव जो है जब ये आगे बढ़ी तो ये फिर सॉरी, तो ये छोटी हो जाएगी इस तरह से। यानी कि ये ओरिजिनल थी, ये ओरिजिनल है, और ये जब आगे बढ़ी है तो ये एटेनुएटेड, ये एटेनुएटेड है, ये एटेनुएशन हुआ है, सॉरी। ये एटेनुएटेड है, ठीक है ना। तो छोटा हो गया अपने ओरिजिनल से जो है ये। तो ये फिर जिस तरह से आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसमें लॉसेस हो रहे हैं ये, तो ये कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। फिर ये एटेनुएशन इसमें भी होगी, जो पर्पल कलर की बनाई रिफ्लेक्टेड वेव मैंने, और ये जो ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टेड बनाई है, ये ट्रांसमिटेड बनाई है, ये सब की सब जो है ये छोटी होती जाएंगी, और थोड़ी देर बाद ये डाई आउट हो जाएंगी ये। अदरवाइज रिफ्लेक्शन से ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी ये, और ये स्पाइक्स की फॉर्म में मौजूद रहेंगी ये। तो ये जो फिनोमेना है ट्रैवलिंग वेव्स के साइज़ के छोटा होने को, एटेनुएशन का, उसको हम एटेनुएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज जो था पहला आउटकम वो ये था, द स्टूडेंट कैन डिफाइन द एटेनुएशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं इस चीज़ को, एक स्लाइड है खाली। So far we have studied the lossless overhead transmission lines। अभी तक हमने जो है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन पढ़ी थी, ठीक है ना। तो अटेनुएशन को हमने कंसिडर नहीं किया था। सो दिस नॉट ट्रू फॉर प्रैक्टिकल सिस्टम, प्रैक्टिकल सिस्टम में ये ट्रू नहीं है ये। लेकिन जब लॉस को लेकर के आएंगे बीच में आप, तो फिर एनालिसिस जो है वो जितना अब हमने पढ़ा है, जो जब न्यूमेरिकल हम करते आए हैं, वो फिर न्यूमेरिकल फिर डिफरेंट हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाएंगे ये। तो हमारे जो अब तक जो चीज़ थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि लॉसेस को आपको लाना पड़ेगा। अभी तो हमने कोई भी कंसिडर नहीं किया था ना, कि हमने जो अभी किया है केबल के अंदर, टी जंक्शन के अंदर, हमने कहीं भी कंसिडर नहीं किया कि ट्रैवलिंग वेव में उसमें अटेनुएशन भी हो रही है। तो एनालिसिस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम अटेनुएशन को लेंगे। हाउएवर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, दीज लॉसेज आर वेरी मच अट्रैक्टिव, बहुत ही लॉसेस काम के होते हैं। क्यों? बिकॉज द एनर्जी ऑफ वेव्स इज डेसिपेटेड। इसकी वजह से जो है, जो आपके वेव हैं इनकी आप देखें साइज़ छोटा हो रहा है ये, और जिस तरह से आगे बढ़ती जाएगी ये, तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, और ये वेव जो है ट्रैवलिंग वेव जो है, जो कि सर्ज होती है, अनवांटेड एक चीज़ है लाइन में, तो ये डिसिपेट हो जाती है, ये छोटे होकर ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज ये स्पाइक्स जो हैं ये ट्रांसमिशन लाइन पे मूव करती रहेंगी टू एंड फ्रो, ठीक है ना, डिसिपेटेड थ्रू दीज लॉसेस। तो जो लॉसेज हैं जो होते हैं ये, जो हमने इग्नोर किया था उन लॉसेस को, ये लॉसेस बड़े काम के होते हैं ये, ठीक है। हम जैसे मैंने बताया कि इसमें इसका एनालिसिस मुश्किल हो जाता है। जो न्यूमेरिकल हम उसमें जो हमने पढ़े हैं अब तक, उन न्यूमेरिकल्स में अगर हम अटेनुएशन को ले आएँ तो न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे ये। अच्छा, अब ये लॉसेज जो हैं ये होते किन किन चीज़ों की वजह से हैं? दीज लॉसेज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन की रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस की वजह से होते हैं। तो आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस मुझे अलग अलग बताने की क्या ज़रूरत थी, रेजिस्टेंस बता दिया तो फिर वो काफ़ी है, कंडक्टेंस तो सिंपल इसकी रेसिप्रोकल होती है, ये अलग से बताने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको मैं यहाँ से साफ़ करूँ सारा, देखें ये अगर हमारे पास, चलो मैं एक टावर बनाता हूँ, ये लेट्स से ये टावर है ये,
ठीक है ना। तो ये टावर है ये। और ये इस पे इंसुलेटर है, और ये मैं दूसरा इंसुलेटर बना रहा हूँ, और ये तीसरा इंसुलेटर है इसके अंदर पे। अच्छा, मैं एक टावर और बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो टावर है ये। अब इसमें हम फिर केबल शो करते हैं। तो लेट से ये केबल है, यहाँ से ये इधर से आया और ये इधर लग गया ये। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया। ये इधर से आएगा यूँ, और यूँ आएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा केबल लें, ये स्टार्ट होगा इसके मिडिल से और इसके मिडिल में जाएगा। तीसरा केबल ले लेते हैं रेड कलर में। रेड का तो मैंने टावर बना दिया है, टावर मुझे ब्लैक में बनाना चाहिए था। चलिए इसको हम बजाय रेड के इसको हम पर्पल कर लेते हैं। तो ये तीसरा केबल। तो इस तरह से ये तीनों केबल हैंग हुए हुए हैं ये। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस देखें होगी, ये जो तार है, ये जो केबल हैंग हुआ हुआ है, इस केबल की जो लंबाई में जो लगे हुए हैं इस तरह से, दो टावर शो किए ना, 3 4 5 सैकड़ों टावर लगे होंगे ना। तो ये जो लंबाई में जो रेजिस्टेंस है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। और कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस जो है ये पैरेलल में है रेजिस्टेंस। पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? देखें, अब आप लें इसको पर्पल वाले को और इसको लें ग्रीन वाले को। तो अभी तुमने शो किया इंसुलेटर पे लगे हुए हैं ना, तो इंसुलेटर से तो आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि कोई भी करंट जो है ये इस टावर के अंदर नहीं जा रहा है ये, है ना। तो बिल्कुल इंसुलेट हुए हुए हैं ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा बहुत ही मामूली करंट जो है वो लीक होता है इंसुलेटर्स के थ्रू, और लीक होकर के ये जाता है इस टावर के अंदर, और फिर इस टावर के थ्रू दूसरे वायर में जाता है ग्रीन में। तो इन दोनों के दरमियान भी जो है ना, समझ लें कि एक तरह का पाथ है। ये जो पाथ है ना, ये पाथ एक्चुअली ऐसे बन रहा है यहाँ से। ये मैं कलर ले लूँ, ब्लैक ले लूँ। यानी कि यहाँ से जो ये पाथ है, ये जो पाथ है, ये पाथ जो है ना, ये कंडक्टेंस है। यानी इन दोनों वायर के दरमियान जो करंट फ्लो हो रहा है ये। तो इसमें जो जो पाथ बना हुआ है ये थ्रू इंसुलेटर जो है ये पैरेलल में पाथ है ये ना, पैरेलल में करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज़ में तो नहीं है ना। सीरीज़ में तो ये चीज़ थी, ये वाली चीज़ सीरीज़ में थी ना, ये चीज़ पैरेलल में है ये। तो ये कंडक्टेंस है ये। तो आपने देखा ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों की वजह से जो है ये क्या होता है, ये वेव फॉर्म, ट्रैवलिंग वेव की जो है वो अटेनुएशन होती है ये। ठीक है। तो ये लॉसेज जो हैं ये दोनों तरह के लॉसेज हो रहे हैं, रेजिस्टेंस की ऐसे और कंडक्टेंस की ऐसे। और ये लॉसेज जो है ये ट्रैवलिंग वेव्स को अटेनुएट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया अटेनुएशन। अब हम आते हैं दूसरे पे, और ये हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ एक्सपल्शन टाइप, सॉरी एक्सपल्शन ट्यूब सर्ज अरेस्टर। एक्सपल्शन ट्यूब सर्ज अरेस्टर जो है वो क्या होता है? एक्सपल्शन ट्यूब सर्ज अरेस्टर ये होते हैं कि पहले तो आप देख लें कि जान लें कि सर्ज अरेस्टर्स क्या होते हैं। सर्ज अरेस्टर्स ये होते हैं कि जैसे जो सर्ज होती हैं, है ना, अभी जैसे ये ट्रैवलिंग वेव भी तो सर्ज है ना। फिर हमने चैप्टर के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, तो स्विचिंग सर्जेस होती हैं ये। तो स्विचिंग सर्जेस और इस तरह के सर्जेस जो हैं ये सर्जेस अनवांटेड होती हैं, है ना। ये सर्जेस जब ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रैवल कर रही हैं तो ये डैमेज करती हैं इंसुलेशन की, जो ट्रांसमिशन पे इंसुलेशन है, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये जो इंसुलेशन
ये जो इंसुलेशन है ये जो इंसुलेशन है ना, ये इंसुलेशन है, इनको डैमेज करती हैं। इसी तरह से जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर पे जो लगी हुई इंसुलेशन, उनको वो डैमेज करती हैं ये। तो और उसके अलावा अगर ये किसी तरीके से आपके घर में पहुंच गई ये सर्जेस, तो आपके तमाम के तमाम जो अप्लाइंसेस हैं वो उनको जला देंगी, ये बर्न हो जाएंगी चीज़ें। जो आपके घर में स्पाइक्स आते हैं वोल्टेज के, ये यही होते हैं, सर्जेस होती हैं सारी। तो इनको हम अरेस्ट करेंगे। अरेस्टर के मानी क्या, अरेस्ट के तो मानी होता है ना गिरफ्तार करना। अरेस्ट कर लिया, जैसे पुलिस ने किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया, तो ये सर्च अरेस्टर होते हैं, यानी कि ऐसे अरेस्टर जो सर्च को अरेस्ट कर लेते हैं, सर्च को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं सर्च अरेस्टर्स? सर्च अरेस्टर इस तरह से काम करते हैं कि नॉर्मली, अभी तो हम पढ़ेंगे ये, खाली मैं आपको सब बता रहा हूँ। सर्च अरेस्टर, एक्सपेल्शन ट्यूब सर्च अरेस्टर पढ़े थे ना, तो एक टाइप है सर्च अरेस्टर। सर्च अरेस्टर्स कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, 1 दर्जन के करीब होते हैं। हम तो खैर सिर्फ 2 ही पढ़ रहे हैं इस कोर्स में। तो जो सर्च अरेस्टर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि जो सर्च हैं उनको ये किसी तरीके से ग्राउंड कर दें, ठीक है ना, इनको किसी तरीके से ग्राउंड कर दें ये। और बुनियादी इनका ये काम ये होता है कि नॉर्मली जो है ये वो ओपन होते हैं, लेकिन जब वोल्टेज बहुत हाई होता है ये, तो ये क्लोज़ हो जाते हैं। स्विच होते हैं जो नॉर्मली ओपन होते हैं, और जब वोल्टेज बहुत हाई होता है ये, तो ये क्लोज़ हो जाते हैं, और क्लोज़ होकर उस सर्च को ग्राउंड का पाथ दे देते हैं। तो अब चले आते हैं, ये इतना मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन काफ़ी है ये। तो हम आते हैं एक्सपल्जन ट्यूब सर्च अरेस्टर पे। तो एक्सपल्जन ट्यूब सर्च अरेस्टर से पढ़ने से पहले, बल्कि मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ मैं अगले स्लाइड पे, फिर आते हैं। ये देखें, ये इसकी पिक्चर है, ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एक्सपल्शन ट्यूब सर्च अरेस्टर, ठीक है ना। ये इसका डायग्राम है ये। तो अब आपको बताता हूँ मैं। देखें पहले क्या होता था, पहले जो होता था कि ये इंसुलेटर हैं, ये इंसुलेटर हैं, ये 3 इंसुलेटर हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ये जो ब्लू से है, ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है यूँ, इस तरह से जा रही है आगे, और ये इंसुलेटर है ना। ये इंसुलेटर कनेक्ट कैसे किया हुआ है, इंसुलेटर जो है ये टावर से लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ है ना। ये जो इंसुलेटर है ये, इसका एक एंड कहाँ टावर से लगा हुआ है, दूसरे एंड पे वो वायर हैंग हुआ हुआ है। तो यहाँ भी यही है, ये वायर हैंग लगा हुआ है इस पर, और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो टावर से लगा हुआ है। और टावर आपको पता है ग्राउंड क्या होता है ये। अच्छा, अब क्या होता है मैं आपको बताता चलूँ। पहले जो है ये, जब एक्सपल्जन ट्यूब सर्च अरेस्टर नहीं होते थे, तो क्या होता था, खाली ये हम इसको यूज़ करते थे, रॉड गैप को। ये रॉड गैप, इसमें भी रॉड गैप लगी हुई है, लेकिन साथ में इसमें एक्सपल्जन ट्यूब सर्च अरेस्टर भी लगा हुआ है। तो रॉड गैप क्या होती थी, देखें रॉड गैप ये होती थी कि अगर मैं आपको बताऊं इस पर आकर के, कि जैसे ही कोई आई सर्च, लेट से मैं इस ब्लू वाले केबल को इस ब्लू वाले जो केबल तो नहीं है ये है आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड लाइन है, तो ये आपके पास है, ठीक है ना। अब ये इस ट्रांसमिशन लाइन पे जो ये ब्लू कलर की है, अब इस पर लेट से सर्च ट्रैवल कर रही है ना, यूँ आई सर्च ट्रैवल करती हुई, जैसे मैंने आपको दिखाई है, यूँ एक सर्च आ रही है इस पर ट्रैवल करती हुई इस तरह से, ठीक है। तो हटा दो यहाँ से, तो सर्च ट्रैवल करती हुई आई है। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी इस तरफ रजिस्टर के पास, तो रजिस्टर के पास यूँ इस तरह से रॉड लगी होती है, सॉरी यहाँ पे। तो ये अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ, बल्कि जूम की ज़रूरत नहीं है, हम उसी को देख लेते हैं। ये यहाँ पे रॉड लगी हुई है। तो ये रॉड जो है क्या होगा कि जब ट्रांसमिशन लाइन पे आई सर्च, और ये सर्च जो है ये, सॉरी ये सर्च आई यहाँ पे, यूँ सर्च आई, और ये सर्च जो है ये क्या होगा कि इस रॉड गैप के थ्रू, अभी बता रहा हूँ पहले ज़माने का, पहले ज़माने में ये चीज़ नहीं होती थी, तो ये डायरेक्टली जो है दूसरा एंड जो इसका ये ग्राउंड से कनेक्ट होता था ये, यानी अभी तो आप देखें यहाँ पे अर्थ है ना ये, तो पहले जो है ये इसका अगला एंड जो है वो अर्थ से होता था ये यूँ। तो अब ये सर्च जो है वो ये, अब ये रॉड के दरमियान जो गैप है ये एयर गैप है ये, तो ये अगर जब वोल्टेज बहुत हाई होता है, बहुत हाई सर्च होती है ना ये,
तो ये इसके दरमियान जो हवा है इसको ये क्रॉस कर जाती है, ये यहाँ पे आई, अब ये इतने ज़्यादा वोल्टेज हैं तो इसके थ्रू ये क्रॉस करके आई है अपने ज़्यादा वोल्टेज की वजह से, और फिर ये ग्राउंड हो गई है। तो ये सर्ज जो है इस तरह से ये ट्रांसमिशन लाइन से चली गई और ग्राउंड हो गई है। अब जैसे ही सर्ज चली गई तो वोल्टेज तो नॉर्मल हो गया, तो ये एयर गैप में से अब ये जो नॉर्मल जो पावर है ये इतना रखा जाता है, ये जो गैप इतना रखा जाता है कि नॉर्मल पावर जो है ये नॉर्मल वोल्टेज पे ये इसको जंप ना कर सके, ये इस पर जंप नहीं करेगी ये नॉर्मल वोल्टेज पे, और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा स्विच के। ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता था पहले सर्ज अरेस्टर इस तरह का, रॉड गैप कहलाता था ये ना। दो रॉड है ये, और रॉड यानी कि सिंपल रॉड है ना, ये आपने एक रॉड लगाई है, इधर एक रॉड लगा दी और एक रॉड यूँ लगा दी आपने, दो रॉड है उसके दरमियान बीच में गैप है, ये रॉड गैप है ये। तो इस तरह से ये आप डायरेक्ट उसने ग्राउंड कर दिया। इसमें अच्छा ख़राबी क्या होती थी, क्यों यूज़ नहीं करते उसको, में ख़राबी ये होती थी कि एक कहलाता है फॉलो करंट। फॉलो करंट क्या होता है कि लेट से सर्ज चली गई ग्राउंड में, यानी सर्ज आई और वो ग्राउंड में चली गई, ठीक है ना, यहाँ चली गई ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड हो गई है। अब उसके बाद जो नॉर्मल पावर आ रहा है, तो चूंकि यहाँ पे एक पाथ बन चुका है ना, ये तो चूंकि आर्क बन गई है और इसने यहाँ पे हवा को आयनाइज कर दिया, एक पाथ बन गया यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो अब नॉर्मल पावर भी जो है ना वो इसके थ्रू फ्लो होता रहेगा ये, क्योंकि उसको तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मिल रहा है और यहाँ पे पाथ भी बना हुआ है, हवा आयनाइज हुई हुई है यहाँ पे, तो इस आयनाइज हवा से जो नॉर्मल पावर भी फ्लो होता रहेगा, और ये जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगी ये, यानी कि नॉर्मल ये यानी कि जो कह लीजिए कि आर्क जो है एक्सटिंग्विश ही नहीं होगी ये, और ये मुस्तकिल ये पावर ग्राउंड होता रहेगा ये। तो ये तो बहुत सीरियस इशू है ये, आप तो होना ही चाहिए था कि जैसे ही ये यानी कि सर्ज क्रॉस हुई तो ये फ़ौरन उसको ओपन हो जाना चाहिए था। तो ये यहाँ पे मसला है इसके साथ, ये ड्रॉबैक था रॉड गैप के साथ। तो इसीलिए फिर एक्सपल्जन ट्यूब सर्ज अरेस्टर जो है वो इन्वेंट किए गए, ठीक है ना। तो ये अब इसमें देखें, चलें अब बताता मैं किस तरह काम करता है ये। तो इस तरह से काम करता है कि देखें ये जो चीज़ है ये एक्सपल्जन ट्यूब सर्ज अरेस्टर है ये, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ये जो चीज़ है सारी, ये जो आपको शो किया हुआ है ये सारा फाइबर है, ये सारा फाइबर है ये, ठीक है। और ये हॉलो है, ये चीज़ जो है यहाँ पे ये हॉलो है, दिस थिंग इज हॉलो। अब क्या होगा कि लेट से हमारे पास इधर से कोई सर्ज आई, सर्ज ने रॉड गैप को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ये नीचे आई, क्योंकि उसका पहले तो यहाँ पे अब अर्थ होता था ना, अब तो अर्थ नहीं है ना, ये अर्थ तो आपने यहाँ कर दिया, ये अर्थ यहाँ पर आई है। तो अब ये क्या करेगी, ये इधर से आएगी सर्ज और इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे एक और गैप दिया हुआ है ये देखें एक और गैप है, इस गैप को भी जंप करेगी ये, और जंप करने के बाद ये अर्थ हो जाएगी ये, ठीक है ना। ये है, लेकिन अब जो ये फाइबर है, ये जो फाइबर की जो ट्यूब है, ये देखें जो फाइबर का जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब होती है ना, तो ये फाइबर की जो ट्यूब है जब इसमें ये आर्क जंप करेगी तो जैसे ही आर्किंग होगी तो फाइबर जो होता है ये बहुत ही वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि फ़ौरन जो है ये गैस बन जाएगा, गैस रिलीज़ होने लगेगी इसमें से, फाइबर में से जैसे ही आर्किंग होगी इसमें से गैस रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो गैस बहुत ज़्यादा गैस रिलीज़ होगी, और ये इतनी ज़्यादा गैस रिलीज़ होगी कि यहाँ पे हाई प्रेशर जो है डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर। और हाई प्रेशर जब डेवलप होगा तो एक्सप्लोजन के साथ जो है ये गैस यहाँ से एक्सपल हो जाएगी, और ये इधर से नीचे यहाँ पे देखें यहाँ भी एक दिया हुआ है, ये हॉलो है, ये यहाँ भी हॉलो है, और यहाँ से गैस नीचे निकल के बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरह से काम करता है। अच्छा, अब होगा इससे फ़ायदा क्या इसका, इस तरह से होगा ये कि जैसे ही ये धमाका हुआ और गैस एक्सपल हो गई यहाँ से, तो यहाँ पे जो गैस निकल गई, और गैस जैसे ही निकली इसके अंदर से तो वो अपने साथ जो हवा थी उसको भी साथ लेकर बाहर चली गई। तो वहाँ से हवा जब वहाँ से बाहर चली गई जो कि आयनाइज हवा थी, और यहाँ पे फिर नई हवा इसके अंदर आके उसने रिप्लेस कर दिया, तो ये नई हवा तो आयनाइज नहीं है ना, ये तो अनआयोनाइज हवा इसके अंदर आ जाएगी इस ट्यूब के अंदर। तो अनआयोनाइज हवा जब अंदर आएगी तो फ़ौरन ही आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जो आर्क थी जो आर्किंग हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि सर्ज आई और वहाँ से उसने फिर सर्ज ने आने के बाद यहाँ पे क्रिएट किया अंदर एक तरह से गैसेस प्रोड्यूस की। गैसेस प्रोड्यूस जब हुई, क्योंकि फाइबर जो है वोलेटाइल होता है, गैसेस प्रोड्यूस हुई, गैसेस जैसे ही प्रोड्यूस हुई फ़ौरन ही वो वहाँ से प्रेशर डेवलप हुआ और वो एक्सपेल हो गई वहाँ से प्रेशर से, धमाके जैसे इंजन में होता है इस तरह से। तो वो वहाँ से एक्सप्लोजन से वो बाहर निकली,
बाहर निकल गई तो फिर नया उसमें फ़ौरन ही हवा ने उसको रिप्लेस कर दिया, नई हवा ने, और फिर ये अब नई हवा तो आयनाइज नहीं होगी, तो आर्क के चले सॉरी आर्क कह रहा हूँ मैं, सर्ज के चले जाने के बाद ये फ़ौरन ही नॉर्मल हो जाएगा और कंटिन्यूस आर्किंग नहीं होगी ये, ठीक है ना। तो यानी आर्किंग इसमें एक्सटिंग्विश हो जाती है ये इसका फ़ायदा है ये, ठीक है ना। एक्सपल्शन टाइप सॉरी एक्सपल्शन ट्यूब सर्ज अरेस्टर का ये फ़ायदा है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ उसको कि ये क्या है, इसका जो राइटअप है ये। तो एक्सपल्जन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर है, सर्ज अरेस्टर है। लाइटनिंग में तो सर्ज होती है ना, स्विचिंग सर्ज होती है, दो तरह की सर्ज होती है ना। लाइटनिंग सर्ज हमने पढ़ा है शुरू में, लाइटनिंग सर्ज और स्विचिंग सर्ज। स्विचिंग सर्ज वो सर्ज होती है जो स्विचिंग की वजह से पैदा होती है, हाई वोल्टेज की स्विचिंग की जाती है तो वो स्विचिंग सर्ज प्रोड्यूस करती है। तो ये दो तरह की सर्जेस होती हैं। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर कह लें, ठीक है ना, ये सर्ज अरेस्टर कह लें, इसका नाम वही है। सिर्फ लाइटनिंग के लिए नहीं होता है, किसी भी किस्म के सर्ज के लिए होता है ये। तो एक्सपल्जन टाइप सर्ज अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टर ट्यूब, इसका दूसरा नाम ये है प्रोटेक्टर ट्यूब। तो इसमें क्या होता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब मेड ऑफ फाइबर, ठीक है ना, बता चुका मैं आपको, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, विच इज़ वेरी इफेक्टिव गैस इवॉल्विंग मटेरियल, यानी ये जो फाइबर होता है ये, इससे फ़ौरन गैस पैदा हो जाती है ये, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है फाइबर। अब मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ सारा ये ना, तस्वीर आपकी इसको डायग्राम दिखा करके। तो एक पार्ट इसका ये हो गया, ट्यूब हो गई है। फिर दूसरा क्या है ये, एन आइसोलेटिंग स्पार्क गैप और एक्सटर्नल सीरीज गैप। एक एक्सटर्नल गैप है, दिखाया मैंने आपको, ये एक्सटर्नल गैप है ये वाला, इसको मैंने कहा कि रॉड गैप है ये एक्सटर्नल गैप है ये। और थर्ड क्या है ये, इंटरप्टिंग स्पार्क गैप इनसाइड द फाइबर ट्यूब। तीसरा ये वाला गैप है, इंटरनल गैप है ये, ठीक है ना। तो ये इनसाइड द ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर लगा हुआ है ना। तो ये तीन इसके पार्ट हो गए, ठीक है ना। ट्यूब खुद हो गई, फिर ये एक्सटर्नल गैप हो गया और फिर ये इंटरनल गैप हो गया, ये तीन पार्ट हो गए इसके। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन आर्क ड्यू टू इम्पल्स स्पार्क ओवर, जैसे ही जब ऑपरेट करता है तो आर्क जो है ये जो इम्पल्स की वजह से या सर्च की वजह से स्पार्क ओवर होती है इनसाइड द फाइब्रस ट्यूब, तो वो स्पार्क ओवर होता है यहाँ से, ये इधर उसने स्पार्क ओवर किया, स्पार्क ओवर को मैंने क्या जंप किया, आर्क ने यहाँ जंप किया, ये स्पार्क ओवर किया, आर्क ने यहाँ पे जंप किया इनसाइड द फाइब्रस, यानी फाइबर की जो ट्यूब है, फाइब्रस ट्यूब causes some fibrous material of the tube volatilized in the form of gas, तो जो फाइबर मटेरियल है वो फ़ौरन ही जो है वो ये बन गया गैस, यानी कि जैसे ही वहाँ पे यानी आर्किंग हुई, एक तरह की समझे कि आर्किंग क्या है, थोड़ी सी आग टाइप की चीज़ ना, स्पार्क हो रहे हैं, वो स्पार्क से फ़ौरन जो है वो जो फाइबर है इसमें से गैस रिलीज होने लगी, और ये जब गैस रिलीज़ हुई, प्रेशर बना, बहुत सारी गैस जैसी बनी, तो वो गैस फिर एक्सपेल हो जाएगी थ्रू अ वेंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ से इस ट्यूब के बॉटम से, यहाँ से, यहाँ पे आप देखें हॉलो है ये, यहाँ से ये गैस निकल जाएगी है बॉटम ऑफ द ट्यूब, दस एक्सटिंग्विशिंग द आर्क जस्ट लाइक इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ से आर्क जो एक्सटिंग्विश हो गई और ये जो आर्किंग जो है ये ख़त्म हो गई। Since the gases generated have to be expelled, one of the electrode is hollow and the diverter is open at its lower end. ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये नीचे वाला इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है ना, ये ऊपर वाला टॉप इलेक्ट्रोड है और ये नीचे वाला इलेक्ट्रोड है ये। तो नीचे वाला इलेक्ट्रोड देखें हम हॉलो है ये, और नीचे से ये खुला हुआ भी होना चाहिए इसको, ठीक है ना। फिगर में तो इतना क्लियर नहीं हो रहा है, ताकि हवा फिर यहाँ से गैस इस जगह से निकल सके ना, तो ये तरह से यहाँ से गैस निकल जाती है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रोड जो हॉलो होता है ये, और डाइवर्टर जो है वो नीचे से ओपन होता है ताकि गैस निकल सके। एडवांटेजेस क्या हैं इसके एक्सपल्जन ट्यूब सर्ज अरेस्टर के? नंबर 1, दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव,
नंबर 2, दे आर इम्प्रूव फॉर्म ऑफ रॉड गैप अरेस्टर्स। ये रॉड गैप अरेस्टर से बहुत बेहतर है, क्योंकि रॉड गैप अरेस्टर में क्या ख़राबी थी है कि वो फॉलो करंट को नहीं रोकते थे। दे आर इम्प्रूव फॉर्म ऑफ रॉड गैप अरेस्टर्स एज ए ब्लॉक द फ्लो ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट। यानी कि जो पावर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल जो हालात हो जाए उसमें भी जो करंट जो फ्लो होता रहता है था उसमें रॉड गैप अरेस्टर्स में, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और नंबर 3, दे कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड। इसकी इंस्टॉलेशन ही बहुत आसान है। लिमिटेशंस कह लें या इसके डिसएडवांटेजेस कह लें, वो क्या हैं? वो भी 3 है। पहला क्या है? एक्सपल्जन ट्यूब अरेस्टर कैन परफॉर्म ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये एक नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकता है। क्यों? आप बताएं, ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है कि जैसे ही आप देखें एक दफ़ा इसने ऑपरेट किया तो कुछ फाइबर जो है वो गैस के फॉर्म में तब्दील हो गया, तो फाइबर तो कम हो जाएगा ना। फिर दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार, तो फाइबर तो ख़त्म होता जाएगा ना ये। तो इसलिए इसमें इसकी लाइफ जो है वो एक सर्टेन लाइफ होती है। अनलिमिटेड ऑपरेशन नहीं कर सकता ये, बल्कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशन ये कर सकता है ये। इसके बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इट कैन ओनली परफॉर्म लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज ड्यूरिंग ईच ऑपरेशन सम ऑफ द फाइबर मटेरियल इज़ यूज्ड अप। कुछ ना कुछ फाइबर मटेरियल जो यूज़ हो जाता है जो कि गैस में तब्दील होता है। नंबर 2, तो ये डिसएडवांटेज हो गया इसका। नंबर 2, दिस टाइप ऑफ अरेस्टर कैनॉट बी माउंटेड इन एन इनक्लोज्ड इक्विपमेंट ड्यू टू। इनक्लोज इक्विपमेंट में क्यों नहीं लगा सकते? इंडोर क्यों नहीं लगा सकते आप? इंडोर से लगा सकते हैं कि इसमें से गैसेज रिलीज़ होती हैं। तो गैसेज रिलीज़ होंगी, किसी लेट से कोई कमरा है उसमें गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, तो फिर वहाँ पे ख़तरा है ना, उन गैसेस को तो जाना चाहिए, क्योंकि तो बहुत ही गैसेज कंबस्टेबल गैसेज है ना, उसमें से आयोनाइज्ड एयर है सारी वो। तो वो तो आप लगाएंगे ऐसी जगह पे जो कि ओपन एयर हो, आउटडोर में लगाएंगे इसको आप। तो इंडोर में आप नहीं लगाएंगे ये, ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसको आप सिर्फ आउटडोर में लगा सकते हैं ये। दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया इसका। और तीसरा क्या है? ड्यू टू पुअर वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक। इसकी वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत पुअर होती हैं, ये दे आर वेरी पुअर। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट एम्पेयर इसके इतने फिक्स नहीं है कि आप कहें कि भाई इतना वोल्टेज होगा तो ये ऑपरेट करेगा। यानी बिल्कुल रिलायबल इसमें नहीं है ये, नहीं है जो आप, यानी आप कहें कि भाई इतना वोल्टेज यहाँ पर आएगा तभी ये जो है ना ये आयनाइज हो जाएगी और ये गैप शॉर्ट हो जाएगा, बल्कि ये एक तरह की रेंज होगी है। तो इसलिए जो है आप क्या इसको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में लगा दिया इसको और लेट से कोई सर्ज आई और ये यहाँ पे इसमें वो सर्ज यहाँ से जंप ही नहीं कर सकी वो, तो क्या होगा? वो सर्च कहाँ जाएगी? वो सर्च पर जाएगी आगे किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में जाएगी और उसको ख़राब करके जला देगी उसको वो। तो इसलिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में इसको आप नहीं लगाएंगे। तो ड्यू टू पुअर वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अरेस्टर इट्स नॉट सूटेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में आप उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि काम ही ना करे। क्यों काम नहीं करे? क्योंकि इसकी वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो बहुत पुअर होती हैं। ठीक है ना। तो ये हमने इसके एडवांटेजेस कर लिए। 3 क्या एडवांटेजेस हैं कि नॉट वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी चीप होते हैं। नंबर 2, दे आर इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ रॉड गैप अरेस्टर्स। रॉड गैप अरेस्टर्स से जो है, यानी कि खाली रॉड गैप अरेस्टर्स क्या होते हैं? खाली आप ये लगा दें जैसे पहले होता था। तो इसमें क्या होता है? ये रॉड गैप अरेस्टर में ये होता है कि एक दफ़ा इसमें आर्किंग हुई तो फिर आर्किंग ख़त्म ही नहीं होती है, फिर वो चलती ही रहती है मुस्तकिल। तो एक दफ़ा सर्ज आई, वो चली गई, और चले जाने के बाद भी जो है वो उसमें से जो है वो मुस्तकिल नॉर्मल पावर भी आ गया तो भी वो मुस्तकिल अर्थ ही होता रहेगा, ग्राउंड होता रहेगा। तो ये फिर जो है रॉड गैप की ख़राबी थी ये ख़राबी इसमें नहीं है। तो दे आर इम्प्रूव फॉर्म ऑफ रॉड गैप अरेस्टर्स। ये उससे बहुत बेहतर है क्योंकि ये ब्लॉक करते हैं फ्लो ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी फॉलो करंट कहलाता है, जो बाद में आ रहा होता है करंट, इसको ये ब्लॉक करते हैं फॉलो करंट को। और नंबर 3 क्या था? दे कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड। ये इसके एडवांटेजेस थे 3। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लिमिटेड नंबर ऑपरेशन, क्योंकि हर बार इसका फाइबर जो है ख़त्म होता जाता है। वो लेट से फाइबर का वेट जो है वो 5 kg है इसमें, तो हर दफ़ा लेट से अगर 50 ग्राम खर्च हो रहा है एक दफ़ा में, तो आप समझ लें 10 दफ़ा ही काम करेगा ये। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। नंबर 2 क्या डिसएडवांटेज है ये कि ये इनक्लोज या इंडोर जगह पे नहीं लगा सकते इसको आप ये, क्योंकि वहाँ पे गैसेस इसमें से एक्सपेल होती हैं ये, और वो गैसेस जो है अगर इंडोर है तो फिर उसी अंदर इंडोर में ही रह जाएंगी वो, जो कि फिर डेंजरस है। और नंबर 3 ये है कि इसकी वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत पुअर होती हैं, जिसकी ऐसे ये इसका ऑपरेशन इतना रिलायबल नहीं होता, हो सकता है ऑपरेट करे, हो सकता है ऑपरेट ना करे। तो इसलिए आप किसी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में इसको नहीं लगाएंगे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाएंगे आप।
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इस पे MOV पे, मेटल ऑक्साइड वायरेस्टर सर्ज अरेस्टर्स। ठीक है ना, ये मैं आता हूँ शुरू में। हमने पहला कर लिया, आउटकम जो है वो क्या था, एटेनुएशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव की एटेनुएशन पढ़ लिया हमने, कैसे होती है ट्रैवलिंग वेव की एटेनुएशन। वो होती है लॉसेस पे, जो कि हमने इग्नोर किया था। लॉसेस क्या होते हैं, आर और जी की वजह से लॉसेस होते हैं। आर भी बता दिया मैंने आपको, जी बता दिया। और इन लॉसेस की वजह से फिर क्या होता है ये, कि वो ट्रैवलिंग वेव्स ख़त्म हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज ट्रैवलिंग वेव जो है, जो कि अनवांटेड होती हैं, वो लाइन पर मुस्तकिल रहेंगी, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी और रिफ्रैक्ट होती रहेंगी, और ये डैमेज कर सकती हैं अगर ये घरों तक आ गई। दूसरा हमने पढ़ा है वर्किंग ऑफ एक्सपल्जन ट्यूब सर्ज अरेस्टर। ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से काम करते हैं। क्यों कहते हैं एक्सपल्जन ट्यूब, क्योंकि ट्यूब होती है और इसमें से गैस को एक्सपल किया जाता है। ये एक्सपल्जन होता है गैस का इसमें से। और नंबर 3 जो है वो हम पढ़ेंगे एक और सर्ज अरेस्टर, जो कि अब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सारे सर्ज अरेस्टर्स को रिप्लेस कर दिया है, वो है MOV सर्ज अरेस्टर, मेटल ऑक्साइड वायरेस्टर। वायरेस्टर तो आपको मालूम है ना क्या होता है, वायरेस्टर इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। तो MOV मेटल ऑक्साइड वायरेस्टर सर्ज अरेस्टर्स पढ़ेंगे। तो मेटल ऑक्साइड MOV, तो इसमें जो वेरिएबल रजिस्टर जो होता है, जिसका नाम है जिसकी बेसिस पे MOV, वो क्या है, वो जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, ये मटेरियल होता है। तो ये एज अ रजिस्टर के तौर पे यूज़ होता है ये। उसको हम फिर कहते हैं, इस पूरी चीज़ को मेटल ऑक्साइड वायरेस्टर भी कहते हैं इसको, और इस मेटल ऑक्साइड वायरेस्टर सर्ज अरेस्टर जो लिखा है यहाँ पे, और इसको हम जिंक ऑक्साइड डाइवर्टर भी कहते हैं। दो नाम है इसके, ठीक है ना। और शॉर्टली हम खाली MOV भी कहते हैं इसको। तो दूसरा क्या है ये, दिस अरेस्टर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ AC एंड DC ओवर वोल्टेजेस। तो ये फिर लिमिटेड नहीं है AC के लिए, ये AC या DC किसी भी किस्म का ओवर वोल्टेज हो उस पर ये काम करता है। और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए सर्ज अरेस्टर के लिए काम करता है ये। हर किस्म की सर्ज को ये अरेस्ट कर लेता है ये। और फिर इट्स मेनली यूज फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एट ऑल वोल्टेज लेवल्स इन पावर सिस्टम। तो ये आप जितनी भी रेटिंग का लेंगे उसी रेटिंग के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा रेटिंग है वोल्टेज की तो आप बहुत ज़्यादा रेटिंग का MOV यूज़ कर लेंगे। अगर कम रेटिंग की वोल्टेज की सर्ज आपको अरेस्ट करनी है तो आप कम रेटिंग का MOV यूज़ कर लेंगे। तो ये हर वोल्टेज रेटिंग पे अवेलेबल होता है। और साइड में देखें आपको एक तस्वीर भी शो की गई है MOV की, ठीक है। तो इट्स मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, जैसे मैंने बताया जिंक ऑक्साइड से बना होता है ये, ठीक है ना। अनदर मेटल ऑक्साइड, इसके अलावा और भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जिंक ऑक्साइड ज़रूरी नहीं है। यानी कि कोबाल्ट का ऑक्साइड भी हो सकता है ये, मैंगनीज का ऑक्साइड भी हो सकता है ये, ठीक है। एंड सो ऑन, एंड इट्स केप्ट इंटैक्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स विच आर बेसिकली मेटल प्लेट्स। तो ये जो वेरिस्टर है ये दो मेटल प्लेट्स के दरमियान होता है, यानी दो मेटल प्लेट्स हैं ये और इनके दरमियान जो है ये भरा हुआ है आपके पास, ये जो जिंक ऑक्साइड है। अगर आपने जिंक ऑक्साइड यूज़ किया है, ये तो कोबाल्ट ऑक्साइड होगा, ये मैंगनीज का ऑक्साइड होगा ये। MOV is the most used component to protect heavy devices from transient over voltages। तो सबसे ज़्यादा कॉमन आजकल यही यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। और MOV is basically a huge number of diodes that are connected parallel to each other। अब मैं बताता हूँ मैं आपको ये चीज़, लास्ट जो जुमला इसको थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ। देखें ये MOV जो है वो काम किस तरह से करता है ये बेसिकली काम करता है, जैसे समझ लें आपके हमने जेनर डायोड जैसी चीज़ पढ़ी थी, वो तो खैर बहुत लो रेटिंग का होता है जेनर डायोड, लेकिन होते क्या है वो होते हैं ये कि उसको आप रिवर्स बायस में लगाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार डायोड होता है ना जेनर डायोड जो है वो, तो ये भी डायोड ही होते हैं, वो भी जो है ये भी डायोड है, और इसको भी आप इस तरह से लगाते हैं, जैसे जेनर डायोड लगाते हैं ये। और जेनर डायोड में क्या होता है, जैसे ही उसका जो रिवर्स बायसिंग जो है वो बहुत बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ये उसका जो है जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उस डायोड का, और वो फ़ौरन जो है वो जो ब्लॉक से जो है वो फ़ौरन जो है वो कंडक्शन स्टेट में आ जाता है वो। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है ये। तो नॉर्मल वोल्टेज पे ये बिल्कुल जो रिवर्स बायस में ये उसको ब्लॉक करता है ये, लेकिन अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फिर इसका जो जंक्शन जो है वो समझ लें कि ये कंडक्टिंग मोड में आ जाता है ये, और फिर यानी ब्रेक डाउन हो जाता है और कंडक्टिंग मोड में आ जाता है ये,
और फिर ये समझ लें ऑलमोस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो ये एम इस तरह से काम करता है कि नॉर्मल वोल्टेज पे ये ओपन सर्किट होता है ये, और जैसे ही बहुत ज़्यादा वोल्टेज हुआ यानी क्या हुआ, सर्ज आई, अगर सर्ज आई तो ये फ़ौरन ही उस सर्ज के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सब सर्ज उसके थ्रू पास हो गई तो ये दोबारा फिर ओपन हो जाएगा ये। तो ये इस तरह से इसका असूल है ये। तो एम ओ वी इज़ बेसिकली अ ह्यूज नंबर ऑफ डायोड्स। तो समझ लें आप इस दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान जो है ये जो मेटल प्लेट दिखाई है आपको, ये मेटल प्लेट और ये मेटल प्लेट के दरमियान समझ लें आप बहुत सारे डायोड आपने लगाए हुए हैं, ठीक है ना, पैरेलल में लगे हुए हैं सारे। क्योंकि एक डायोड तो नहीं होगा ना, तो बहुत सारे बहुत हाई रेटिंग के होते हैं ना ये। तो इस तरह से आप समझ लें। तो एट नॉर्मल वोल्टेज द पोटेंशियल बैरियर डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो आपको बताया मैंने आपको, नॉर्मल वोल्टेज पे जो है ये इसको ब्लॉक करता है ये, यानी कि करंट को फ्लो नहीं होने देता अपने थ्रू जो है ये। एट ओवर वोल्टेज पे क्या होता है ये, द बैरियर कोलैप्स एंड शार्प ट्रांजिशन ऑफ करंट फ्रॉम इंसुलेटिंग टू कंडक्टिंग स्टेट टेक प्लेस। तो फिर जैसे ही जो है ओवर वोल्टेज होता है ये, तो ये उसका जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ये, और उसके बाद ये फ़ौरन ही कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है ये। द करंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड द सर्ज इज डाइवर्टेड टू ग्राउंड, और फिर फ़ौरन जो है वो सर्ज को ग्राउंड कर दिया जाता है ये। आफ्टर द ट्रैवलिंग ऑफ द सर्ज द वोल्टेज अक्रॉस द डाइवर्टर फॉल्स। जैसे सर्ज चली गई तो फिर नॉर्मल वोल्टेज आ जाता है, वोल्टेज फॉल हो जाता है ये, and the current is reduced to a negligible value and there is no power flow and there is no power follow current। और फिर फॉलो करंट जो है, जो हमने पढ़ा था, जो कि होता है ये उसमें जो पुराने ज़माने के रॉड गैप वाले होते हैं वो उसमें नहीं होता है ये। तो ये फ़ौरन ही जैसे ही ये सर्ज गई फ़ौरन ओपन सर्किट हो गया, करंट जो है वो दोबारा से नेग्लिजिबल हो गया या ज़ीरो हो गया, और फिर बाद में जो है जो पावर फ्रिक्वेंसी पे जो आ रही है उस पर जो है वो फॉलो करंट नहीं होगा। फॉलो करंट क्या बताया मैंने आपको, वो करंट कि जो सर्ज के पास होने के बाद भी जो करंट फ्लो होता रहे उसमें फॉलो करंट कहते हैं। जिसके लिए हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल ट्यूब सर्ज रजिस्टर होता है, वो भी क्या करता है, वो भी फॉलो करंट को ब्लॉक करता है वो, क्योंकि उसमें कई ख़राबियाँ बताई मैंने आपको कि वो कुछ नंबर ऑपरेशन करेगा उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाएगा ये, फिर आप नया लगाएं, वो फिर इतना रिलायबल भी नहीं होता है ये, फिर इंडोर लगाना ज़रूरी है उसको आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं है मूवी के अंदर। ये बहुत रिलायबल भी होता है ये, इसमें आप नंबर ऑपरेशन आप जितने करते रहें, क्योंकि कोई चीज़ भी कंज्यूम नहीं हो रही है, इसको इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज़ करें इसको आप। तो एडवांटेजेस ऑफ एमओवी सर्ज अरेस्टर्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एट नॉर्मल, जब नॉर्मल हालात हों तो लीकेज करंट जो है वो उसमें तकरीबन जो है वो ज़ीरो कह लें इसको आप, तकरीबन लीकेज करंट इज़ वेरी निग्लेजिबल। नॉर्मल हालात में इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो होता। देयर इज़ नो पावर फॉलो करंट, यानी कि एक दफ़ा सर्ज चली गई तो फिर फॉलो करंट कोई भी नहीं होता इसमें। दस हाई एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है ये, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी इनफाइनाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। जिससे मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दिया है उसमें आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो उसमें उसके अंदर एमओवी भी है ना, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जब उसमें हो तो फिर हमें एमओवी को भी फिर बाईपास करना पड़ता है। देन द एमओवी हैज़ टू बी बाईपास्ड, ताकि वरना फिर ये तो उसको भी नहीं कि, लेकिन इसमें एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये नहीं कि जिसमें इनफाइनाइट नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर आपको इसको भी बाईपास करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा ये। जिंक ऑक्साइड डाइवर्टर जो है ये पोजेसेस हाई स्टेबिलिटी, इसके अंदर बहुत स्टेबल होता है ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज। तो ये जब इसके अंदर जब काम कर रहा हो या उसके बाद, जब एक दफ़ा आर्क को उसने अरेस्ट कर लिया, डाइवर्ट कर दिया उसने, तो उसके बाद भी और उसके दौरान जब आर्क कर रहा है ये इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ये, और बहुत प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज, यानी कहीं अगर लंबी सर्ज है और वो उसमें से पास हो रही है तो उसके प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज के बाद भी ये स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये हमने एमओवी भी पढ़ लिया, ठीक है ना। तो लास्ट हमारा आउटकम था द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एमओवी सर्ज अरेस्टर। तो आपने इसकी वर्किंग भी देख ली है, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।